हेलो दोस्तों, स्वराज का आपका स्वागत है। आज हम लोग कल कृषि उद्योग के बारे में पढ़ चुके थे। आज कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं किस उद्योग के बारे में। भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, माने जो खनिज के द्वारा कहाँ कहाँ पे उद्योग है। इससे पहला आप लोग नाम सुनेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिस्को। ये कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है? झारखंड राज्य में। दूसरा है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये इसको, ये क्या है? इसको, IISCO। ये टिस्को, टी से टाटा, आई से आयरन, स्टील, इससे क्या होगा? स्टील, सीओ से क्या हो जाएगा? कंपनी, सीओ से कंपनी। तो यहाँ पे क्या होगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको, आई से क्या होगा? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर उसके बाद और भी बहुत सा उद्योग खुला था। इसे फिर खुला था, देखिए, टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया? जमशेदजी टाटा ने। इसकी स्थापना किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा ने। और इन्हीं के नाम पर एक शहर बसा हुआ है झारखंड में। वो शहर का नाम क्या है? जमशेदजी टाटा के नाम पे एक शहर बसा हुआ है, जिसको हम लोग झारखंड में टाटा के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से? टाटा। टाटा एक शहर बसा हुआ है, आप लोगों को पता है, ठीक ना। तो पहले ये समझिए ये क्या है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, इसकी स्थापना झारखंड में किया गया था। फिर इसके क्या बात है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको बोलेंगे इसको, पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद है विश्वेश्वरैया या भद्रावती। ये दक्षिण भारत का पहला क्या है? लौह इस्पात उद्योग है। दक्षिण पूरे भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो आपको क्या बोलिएगा? टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी। लेकिन दक्षिण भारत का बात किया जाएगा तो कौन बताइएगा आप लोग? विश्वेश्वरैया या भद्रावती लौह इस्पात उद्योग। इसकी स्थापना कर्नाटक में। फिर असलम लौह इस्पात उद्योग, इसकी स्थापना तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। फिर इसके बाद भिलाई लौह इस्पात उद्योग, भिलाई तो छत्तीसगढ़। फिर राउरकेला, कहाँ है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, उड़ीसा में। बोकारो वैसे भी आप लोगों को पता है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग झारखंड में। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल में। देखिए, दो चार को तो नाम ऐसे ही आपको पता चलेगा। पहले होगा टाटा, तो बताइए टाटा, तो टाटा किस राज्य में पड़ता है? झारखंड में। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी पूरा कहाँ पे है? तो आप लोग बोल दीजिए कहाँ? झारखंड में। दूसरा बजेगा इंडियन आयरन स्टील कंपनी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? सब था पश्चिम बंगाल, तो वही हम लोग क्या बोलिएगा? पश्चिम बंगाल। तीसरा है विश्वेश्वरैया भद्रावती, नाम इसका दक्षिण भारत की तरह लगेगा, तो इसकी स्थापना कहाँ है? कर्नाटक में। फिर इसका असलम लौह इस्पात उद्योग, इसकी भी स्थापना कहाँ है? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। भिलाई यानी बिलाई कहाँ? भिलाई जाके छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला, तो राउरकेला सुनते होंगे, झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे है। तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, ये क्या है? उड़ीसा। बोकारो, तो बताइए, पलामू, बोकारो, हजारीबाग, ये सब कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग भी कहाँ है? झारखंड में। फिर दुर्गापुर, तो सबसे ज़्यादा बताइए दुर्गा पूजा कहाँ धूमधाम से मनाया जाता है? तो आप लोग बोल दिए पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो आप लोग ऐसे याद होना चाहिए। राउरकेला, तो बताइए राउरकेला अपना इमेजिन किया, राउरकेला तो उड़ीसा में हो गया। भिलाई छत्तीसगढ़ में हो गया। फिर बोकारो, ये तो झारखंड में हो गया। दुर्गापुर, ये कहाँ पे हो गया? पश्चिम बंगाल में हो गया। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, झारखंड में हो गया। इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ पे हो गया जाके आपको? पश्चिम बंगाल में। फिर इसका भद्रावती या विश्वेश्वरैया, ये कहाँ पे हो गया? कर्नाटक में। फिर असलम कहाँ हो गया जाके? ये तमिलनाडु में हो गया। पहले इतना आप लोग लिखिए, 1-2 मिनट में लिखने की कोशिश कीजिए, फिर हम ये मिटा लेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे। चलिए फिर से देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? झारखंड। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये क्या है? पश्चिम बंगाल। इसको विश्वरैया भद्रावती लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ है? कर्नाटक। असलम लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ है? तमिलनाडु। भिलाई लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ है? उड़ीसा। बोकारो लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ है? झारखंड। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए, बहुत सा ऐसा कंपनी, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो बहुत सा कंपनी जो है अपने ही खोला गया, अपने ही लोग खोले। अब बहुत सा कंपनी जो है हम लोग को किसी देश के सहयोग से खोला। जैसे आप लोगों को पता है दुर्गापुर लौह इस्पात ये किसके सहयोग से खुला है? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। उसके बाद बोकारो का अगर बात किया जाएगा तो ये खुला है किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। फिर उसके बाद राउरकेला का बात किया जाएगा तो जर्मन के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मन के सहयोग से। अगर भिलाई का बात किया जाएगा तो भी किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से खुला है। देखिए 8 में से 50 से 60% जो उद्योग यहाँ पे खुला किसी न किसी देश का हम देन था, जिसके कारण यहाँ पे खुला। लेकिन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया था कौन? किसने किया था? टाटा जी, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने किया था। जो कब किया था? 1907 में। कब किया था? 1907 में। इन्हीं के नाम पर क्या एक टाटा शहर बसा हुआ है, जमशेदजी टाटा के नाम पर। किनके नाम पे? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा 1907 ईस्वी में किसके स्थापना किए थे? टिस्को के। टिस्को की स्थापना करने के बाद तुरंत 4 साल बाद ही 1911 में किसकी स्थापना हुआ? इसको। किसकी स्थापना हुआ? इसको। ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। फिर पूछा दक्षिण भारत का पहला कौन सा है? दक्षिण भारत का कौन है? विश्वेश्वरैया या भद्रावती। इसके बारे में उतना डिटेल खाली पूछेगा, बताइए कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो चलिए, हाँ एक चीज़ कल शायद मेरे से मिस प्रिंटिंग हो गया था, जो हमको लिखवाना चाहिए था कि बताइए 1854 में हम लिखवाए थे पहला सूती वस्त्र कहाँ खुला था? मुंबई में, जो सफल हुआ था। और सफल जो 1800 कितना में लिखवाए थे? 12 में। तो 1812 ना होकर वहाँ पे कितना करिएगा? 1818 में, जो पश्चिम बंगाल में खुला था, कोलकाता में। जो कोलकाता या पश्चिम बंगाल में खुला था वो कब खुला था? 1818 में, सूती वस्त्र उद्योग में। तो वाला थोड़ा सा सुधार लीजिएगा अपने से। कब खुला था? 1818 में। और देखिए, हाँ तो डैश मार के लिखिए सबसे पहला। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना जमशेदजी टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में, जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में किया था। 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। फिर लिखिए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था। 1911 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। दक्षिण भारत की पहला लौह इस्पात उद्योग, डेस्मार्क के दक्षिण भारत की पहला लौह इस्पात उद्योग भद्रावती है। भद्रावती है, भद्रावती है। अगला डेस्मार्क लिखिए भिलाई लौह इस्पात उद्योग तथा, भिलाई लौह इस्पात उद्योग तथा, भिलाई लौह इस्पात उद्योग तथा बोकारो लौह इस्पात उद्योग, भिलाई लौह इस्पात उद्योग तथा बोकारो लौह इस्पात उद्योग
बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना रूस की बोकारो लौह इस्पात उद्योग रूस के सहयोग से खुला था। रूस के सहयोग से खुला था। रूस के सहयोग से खुला था। कौन होगा? ब से बोकारो और भ से भिलाई। ब और भ देखिए, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जर्मन के सहयोग से खुला था। जर्मन के सहयोग से खुला था। जर्मन के सहयोग से खुला था। अगला लिखिए, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग ब्रिटेन की सहायता से खुला था। ब्रिटेन की सहायता से खुला था। ब्रिटेन की सहायता से खुला था। चलिए, इसके बाद हम लोग खनिज में आप पढ़ते हैं लोहा। लोहा के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। लोहा के 3 प्रकार। लोहा को उद्योग की जननी का लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? आप लोगों को पता है, कर्नाटक में बाबूधन की पहाड़ी, बेलाडीला, ये सब हम बता चुके थे। तो लोहा के बारे में हम नहीं करवाने जाएंगे। तांबा, तांबा के शायद हम करवा चुके थे लेकिन हमें याद नहीं है। तांबा, एल्युमिनियम, ये सब छोटा छोटा चीज़ कराएंगे। देखिए, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम सबसे पहला किसका यस्क है? तो आप लोग बोल दिएगा बॉक्साइट का यस्क है। शायद हमारे ख्याल से हम एल्युमिनियम का सारा चीज़ करवा, इसका कार्य बता दिए थे। एल्युमिनियम कौन कौन से कंपनी स्थापना करती है? तो आप लोगों को बता दें, बाल्को, बाल्को, नाल्को तथा हिंडाल्को। हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को तथा हिंडाल्को, ये तीनों कंपनी किससे क्या बनाती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। फिर इसके बाद तांबा। इसके बाद किसके बारे में? तांबा के बारे में। तो तांबा का बताइए, तांबा कितना करोड़ है? 125 करोड़ टन है। भारत में कुल तांबा का उत्पादन कितना करोड़ टन है? 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है किसका उत्पादन? भारत में तांबा का उत्पादन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे, देखिए तांबा जो HCl, क्या है? HCl, जिसको बोलते हैं HCl, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये किसका स्थापना करता है? HCl, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक कंपनी है जो किसका उत्पादन करता है? तांबा का। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। तो ये 2-3 चीज़ है जो शायद आप लोग खनिज में पढ़ चुके होंगे, लेकिन नहीं पढ़े तो एक बार लिख लीजिए। लिखिए, भारत में तांबा का उत्पादन, भारत में तांबा का उत्पादन, भारत में तांबा का उत्पादन 125 करोड़ टन है। भारत में तांबा का उत्पादन 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। चलिए अगला लिखिए, डैश मार के। तांबा का उत्पादन HCl, तांबा का उत्पादन HCl, तांबा का उत्पादन HCl हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा उत्पादन किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा उत्पादन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। अगला लिखिए, डैश मार्क उधर लिखिए, बॉक्साइट अथी एल्युमिनियम, सॉरी एल्युमिनियम, बॉक्साइट का अयस्क है। एल्युमिनियम, ओ सॉरी, काटिए काटिए, बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है।
बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगर डैश मार्क लिखिए, एल्युमिनियम का उत्पादन, एल्युमिनियम का उत्पादन, एल्युमिनियम का उत्पादन बाल्को, नाल्को तथा हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। बाल्को, नाल्को तथा हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। किया जाता है। फिर देखिए उद्योग से होने वाले कौन कौन से प्रदूषण है। देखिए उद्योग से होने वाले प्रदूषण बहुत सा है, लेकिन हाँ एक चीज लिखवा चुके थे कि खनिज लगभग कितने प्रकार के होते हैं, या भारत में लगभग खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं। अगर नहीं लिखवाएंगे तो लिख लीजिएगा, भारत में खनिज लगभग 100 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में खनिज लगभग 100 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में खनिज लगभग 100 प्रकार के पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग, अगर इसके बाद बात किया जाएगा उद्योग से प्रदूषण। देखिए उद्योग से कौन कौन सा प्रदूषण होता है, तो आप लोगों को पता है। सबसे पहला कौन सा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण। दूसरा है जाकर जल प्रदूषण। तीसरा है जाके मिट्टी प्रदूषण। और चौथा है जाके ध्वनि प्रदूषण। लेकिन भारत के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा जो कांड हुआ था, हाल ही में सुने होंगे कि असम की तरफ गैस जो है लीकेज हो गया था। गैस क्या हो गया था, लीकेज हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन उसको बुझाने में टाइम लगा था। तो अभी तक वर्तमान में सबसे बड़ा भारत में या हिंदुस्तान में उद्योग से कहीं भी आदमी मरा था तो वो एक हादसा था जिसको नाम पड़ा था भोपाल त्रासदी गैस। भोपाल त्रासदी गैस एक घटना घटा था 3 दिसंबर 1984 को। इसमें एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या था, गैस था। इसमें क्या हुआ था कि सब बेचारा फैक्ट्री में काम कर रहा था। क्या कर रहा था, फैक्ट्री में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक ये गैस क्या हो गया, लीकेज हो गया। और गैस लीकेज होने के साथ हवा में प्रतिक्रिया करने लगा। इसमें कम से कम 2 से 3 हजार मजदूर वहीं पे क्या हो गया, मर गए थे। अब बहुत सा तो मजदूर क्या हो गए थे, उनको जख्मी हालत में थे। तो इतना ये गैस अथी हुआ था भोपाल त्रासदी गैस। ये घटना कब घटा था, 3 दिसंबर 1984 को। इसमें कौन सा गैस लीकेज हो गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का एक गैस था जो लीकेज हो गया। लीकेज हो गया तो अब देखिए आप तो कहीं घर में क्या सिलेंडर लीकेज हो जाए कितना महक आता है। अगर वो गैस अगर आपके जान हानिकारक होगा जान के लिए, तो अब वो बताइए वो गैस आपके एक रूम में पैक है और वो गैस लीकेज हो गया तो देखते हैं कितना महक आता है। अगर आप उसका 20 से 25 मिनट या आधा एक घंटा अगर रूम में सूंघ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी जान का क्या रहेगा, खतरा रहेगा। उद्योग तो वैसे बहुत बड़े क्षेत्र में खोला जाता है, इतने बड़े क्षेत्र में मत पूछे। जब गैस लीकेज हुआ तो आदमी लोगों को तो पहले पता नहीं था, पहले तो आदमी लोग सुगंध लेते लेते पता चला गैस लीकेज हो गया। जब तो जैसे जाने लगा भगदड़ मच गया, भगदड़ में वहाँ पे आदमी भगदड़ से मरा और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से बहुत सा 2 से 3 हजार अभी तक सरकारी डाटा पे पता नहीं चला कितने आदमी मरे थे। लेकिन ऑफिशियल अगर बात किया जाए तो 1.5 से 2 हजार आदमी लगभग इसमें मर गए थे। आप लोगों को पता है मनुष्य एक दिन में कितना बार सांस लेता है, 23,000 बार। मनुष्य एक दिन में कितना बार सांस लेता है, 23,000 बार। तो पहले ये वाला 2 डैश मार्क लिखे, उसके बाद हम प्रदूषण बता देंगे। इसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अब फिर आज हम लोग बिहार की तरफ भी चलेंगे। चलिए लिखिए डैश मार्क है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें
जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। रिसाव वही लीकेज होता है, रिसाव हुआ था। अगला टेस्ट मार्क लिखिए, मनुष्य एक दिन में 23,000 बार सांस लेता है। मनुष्य एक दिन में 23,000 बार सांस लेता है। चलिए, उद्योग से होने वाले कौन कौन से प्रदूषण है? उद्योग से होने वाले कौन कौन से प्रदूषण है? तो हम लोगों को पता है वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। दूसरा नंबर सा जल प्रदूषण। तीसरा नंबर है मिट्टी प्रदूषण। और चौथा नंबर जाकर ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए, अब उद्योग से सब प्रदूषण होता है कैसे? तो आप लोगों को, जैसे आप लोग देख रहे हैं ईटा उटा का भट्टा उटा रहता होगा अगल बगल में, तो जहाँ पे आप लोग को धुआं निकलता है वहाँ पे अगर आपके घर के बगल में ही हम उद्योग खोल दें तो उससे बहुत सा प्रदूषण हो सकता है। सबसे पहले कि दिन भर वहाँ पे क्या करेगा? अगर गाँव या देहात में आपके अगल बगल में एक आटा का चक्की खुल जाता है तो आप लोग को बहुत सा परेशानी होता है कि दिन भर क्या करते रहता है, आवाज होते रहता है। दिन भर क्या होते रहता है? आवाज होते रहता है। दिन भर आवाज होता है, वो तो क्या प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वो चलता है, बड़े बड़े मशीन चलता है तो उसका जो उसके अथी से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुआं में बहुत सा गैस होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब गैस होता है जो क्या होता है? हवा में फैलकर कौन सा प्रदूषण फैलाता है? वायु प्रदूषण। जहाँ पे बड़े बड़े उद्योग होंगे, जैसे दिल्ली में ही, मुंबई में ही, यहाँ पे क्या बड़े बड़े उद्योग है, तो वहाँ जब अगल बगल का क्षेत्र है तो वहाँ पे आपको सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होगा, क्योंकि भर जो अगल बगल का जितना भी एरिया है वो क्या हो गया? वायु प्रदूषण हो गया है। तो आप लोग को वहाँ पे मास्क पहनने के लिए बोलेगा कि आप मास्क पहनिए। दूसरा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है कि जब उद्योग से जितना भी कचरा जो कूड़ा रहता है, तब पता है दिल्ली में यमुना जी का नदी देखोगे, पहले बहुत साफ था, लेकिन धीरे धीरे क्या क्या दिल्ली में जितना भी कंपनियां आया सब अपना पानी का त्याग किस में कर दिया? यमुना जी के नदी में। यानी यमुना जो था एकदम शुद्ध नदी था, पीने योग्य था, लेकिन उसको आज ऐसा कर दिया, उसमें क्या निकलता है? फैन टाइप का निकलता है, इतना केमिकल उसमें है। तो जल प्रदूषण क्या है? तो जब उद्योग का जितना भी कचरा रहेगा वो साफ पानी में त्याग करके, यदि साफ जल में क्या कर देगा? जितना भी कचरा का त्याग कर देगा, तो उससे कौन सा प्रदूषण होगा? जल प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है? तो देखिए, अगर सपोज आपके गांव देहात में भूमि है, अगर वहाँ पे जितना भी हम लोग का ये शहर से कचरा निकलता है, आप ही के भूमि पे हम जाके क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे। या उद्योग से जितना भी कचरा निकालेगा वो सब त्याग हम आपके क्या भूमि पे कर देंगे, तो वहाँ पे जो भूमि पहले जो उपजाऊ था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंजर होगा। और इसका कौन सा प्रदूषण होगा? मिट्टी प्रदूषण। यानी जो कचरा का त्याग है, किसका त्याग? जो उद्योग से जितना भी कचरा निकलेगा उसका त्याग किसमें करके? यदि
उपजाऊ मिट्टी में, किस मिट्टी में, और उपजाऊ मिट्टी में त्याग कर दीजिएगा तो उससे कौन सा प्रदूषण होगा, मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण का मतलब उसमें उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहाँ पर उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। फिर ध्वनि प्रदूषण, जब बड़े बड़े उद्योग में क्या चलते हैं, मशीन चलते हैं, क्या चलते हैं, मशीन चलते रहते हैं, और उससे बहुत सा क्या निकलता रहता है, आवाज़ या साउंड या ध्वनि जो निकलते रहता है, उससे उसको कौन सा प्रदूषण बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण। उसको कौन सा प्रदूषण बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण। तो पहले आप लोग एक बार समझिए उद्योग से होने वाले कौन कौन से प्रदूषण है। तो उद्योग से होने वाला प्रमुख प्रदूषण है, सबसे पहला प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है कि पूरा समझिए कि बड़े बड़े उद्योग से जब जब क्या निकलते रहता हो, धुआं निकलते रहता है, उसमें बहुत सारा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस निकलता है, जिससे कौन सा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे होता है, यदि बड़े बड़े उद्योग का कचरा साफ जल में हम लोग क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, तो उससे कौन सा प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण। से आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा जो गंगा जी है वो कहाँ पे गंदा होता है, तो कानपुर में। तो जितना भी कानपुर में है, जितना भी क्या है कानपुर में है, तो वहाँ पे जितना भी बड़ा बड़ा जो कंपनी है सब अपना पानी अति कचरा का त्याग किस में कर देता है, गंगा जी में। अब देखिए सबसे अच्छी बात है लॉकडाउन में कि सब नदी क्या हो गया, साफ हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्री उक्ट्री होना बंद हो गया था। हमें सरकार से भी अगर गंगा जी का आपको साफ सफाई, आप किसी भी नदी को साफ सफाई रखना है तो अगल बगल क्षेत्र में आप लॉकडाउन लगा दीजिए, सबसे अच्छी बात है। लॉकडाउन लगा दीजिएगा, आप उतना पैसा खर्च मत कीजिए, लॉकडाउन लगा दीजिए, बोल दीजिए नदी किनारे मत जाइए। अपना ही देखिए, अगर एक महीना या 2 महीना में तो इतना गंगा जी साफ हो गया है। अगर साल 1.5 साल आदमी सिर्फ जाए, समझदार व्यक्ति, और उसमें त्याग वाग ना करे, तो समझिए कितना गंगा जी हम लोग को साफ हो जाएगा बिना पैसा के। मिट्टी प्रदूषण, तो मिट्टी प्रदूषण बताइए, आप ही लोग बताइए। मिट्टी प्रदूषण जब बड़े बड़े उद्योग का कचरा किसमें त्याग करके उपजाऊ मिट्टी में जो त्याग किया जाता है, उसे कौन सा प्रदूषण होगा, मिट्टी प्रदूषण। फिर कौन सा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब साउंड, जब बड़े बड़े मशीन, जब जब बड़े बड़े उद्योग में बड़े बड़े मशीन चलाए जाते हैं, उससे कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है, ध्वनि प्रदूषण। तो लिखिए तब, उद्योग से होने वाले कौन कौन से प्रदूषण हैं, उद्योग से होने वाले कौन कौन से प्रदूषण हैं, उद्योग से होने वाले कौन कौन से प्रदूषण हैं। जस्ट फॉर 1 मिनट हमारे। चलिए लिखिए, देखिए वायु प्रदूषण, देखिए उद्योग से, देखिए उद्योग से होने वाले कौन कौन से प्रदूषण है, उद्योग से होने वाले कौन कौन सा प्रदूषण है। टेंशन में लिखिए, उद्योग से होने वाले प्रमुख प्रदूषण है, उद्योग से होने वाले प्रमुख प्रदूषण है, उद्योग से होने वाले प्रमुख प्रदूषण है। पहला नंबर लिखिए वायु प्रदूषण, पहला नंबर क्या लिखिएगा, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण लिख के डैश। ठीक है, जब बड़े बड़े उद्योग में, जब बड़े बड़े उद्योग में, जब बड़े बड़े उद्योग में मशीन के द्वारा जो धुआं निकलता है, जब बड़े बड़े उद्योग में मशीन के द्वारा जो धुआं निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
इत्यादि गैस वायु प्रदूषण कराते हैं। इत्यादि गैस वायु प्रदूषण कराते हैं। इत्यादि गैस वायु प्रदूषण कराते हैं। दूसरा में लिखिए जल प्रदूषण। जल प्रदूषण देखिए, बड़े बड़े उद्योग का कचरा, बड़े बड़े उद्योग का कचरा, बड़े बड़े उद्योग का कचरा साफ जल में त्याग करके, साफ जल में त्याग करके जल प्रदूषण बढ़ाते हैं। साफ जल में त्याग करके जल प्रदूषण बढ़ाते हैं। जल प्रदूषण बढ़ाते हैं। चलिए अगला नंबर लिखिए मिट्टी प्रदूषण। मिट्टी प्रदूषण लिख के डैश। देखिए, बड़े बड़े उद्योग का कचरा, 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 बड़े बड़े उद्योग का कचरा उपजाऊ मिट्टी में त्याग कर कर, उपजाऊ मिट्टी में त्याग कर कर, उपजाऊ मिट्टी में त्याग कर कर मिट्टी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। मिट्टी प्रदूषण हो रहा है। मिट्टी प्रदूषण हो रहा है। चौथा नंबर लिखिए ध्वनि प्रदूषण। चौथा नंबर ध्वनि प्रदूषण लिख के डैश। देखिए, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होता है, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होता है उससे वायु प्रदूषण, उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। चलिए, ये चैप्टर आप लोग का आज खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल यानी उद्योग आप लोग का खत्म हो गया। इसके बाद 2 चैप्टर बचा हुआ, बिहार और मानचित्र अध्ययन। बिहार और मानचित्र अध्ययन। तो मानचित्र अध्ययन का हम एक दिन स्पेशल क्लास लेंगे। आज हम लोग बिहार स्टार्ट करते हैं और बिहार आने वाले 1 से 2 क्लास में वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग जियोग्राफी का पार्ट पूरा खत्म करेंगे उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में भी हमें याद है शायद 15 मार्च से पहले तक उसमें हम 1 से 2 चैप्टर कर चुके थे। आप कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा कि कहाँ तक हम इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करवा दिए थे आप लोग को, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बस 1 से 2 क्लास और लगेगा। 1 से 2, एक मानचित्र अध्ययन, एक दिन और बिहार, बस 2 क्लास लगेगा। 2 क्लास में आपका ज्योग्राफी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आप लोग का प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग बिहार चलते हैं। चलिए बबू, अपना बिहार देखा, अपना बिहार में कितना बार एक चैप्टर ही हम लोग को पढ़ने के लिए दे दिया बिहार सरकार ने। बिहार के बारे में पढ़िए, क्या क्या बिहार के बारे में है। तो चलिए हम लोग यहाँ बिहार के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। बिहार का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ का सबसे पहला हम लोग कृषि पढ़ेंगे। कृषि के बाद यहाँ का हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे। ऊर्जा कहाँ कहाँ से बिजली हम लोग का आता है। ये सोन नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना सब यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे ऊर्जा के बाद परिवहन पढ़ लेंगे कि ट्रांसपोर्ट में हम लोगों का क्या हाल है बिहार का। फिर उसके बाद हम लोग परिवहन के बाद पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, परिवहन के बाद खनिज पढ़ लेंगे और खनिज के बाद क्या पढ़ लेंगे, उद्योग पढ़ लेंगे।
देखिए वन के बारे में हम क्यों नहीं पढ़ा कि वन के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। बिहार में मात्र कितने प्रतिशत पे 7%। बिहार में वहाँ वन की स्थिति पे हम प्रकाश डाल दिए थे, इसी कारण हम यहाँ पे वन नहीं कराने वाले हैं। यदि यार आप लोग को कोई टॉपिक होगा कि हाँ सर बिहार में और कुछ करवाइएगा, लेकिन जितना सिलेबस है सिलेबस में इतना ही है। फिर एक दो चीज़ हम करवा देंगे। चलिए वो तो हम करवा देंगे, अब क्या करवाना होगा इसके बाद भी जो एक्स्ट्रा चीज़ बच जाएगा वो हम करवा देंगे। अब यहाँ का त्यौहार ये मत पूछेगा सर बिहार का त्यौहार बताइए, आप लोगों को पता है। हाँ सॉरी, जो बिहार का प्रमुख त्यौहार है वो आप लोगों को पता है। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? छठ पूजा। और बिहार का प्रसिद्ध खाना क्या है? लिट्टी चोखा। तो ये आप लोगों को पता है, आप लोग बिहारी हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। खासकर क्या हमें भी पता है, सबको पता है। तो बिहार के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कृषि पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे। इतना चीज़ हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कृषि छोटा छोटा ये कृषि उद्योग आज हम लोग ये कर लेंगे। और अगले दिन जो रहेगा ऊर्जा से ऊर्जा परिवहन खनिज, ऊर्जा परिवहन खनिज, इतना करने के बाद ये चैप्टर हम लोग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए तो चलिए बिहार में हम लोग स्टार्ट करते हैं कृषि से। जब हम लोग कृषि से स्टार्ट करते थे कृषि में ही बताइए, तो कृषि में बताइए बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो आप लोग को पता है बिहार के अगर 100 कट्ठा है तो 60 कट्ठे पे क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो बिहार के 60% क्षेत्र पर, यानी 60% क्षेत्र या कह सकते हैं क्या चीज पर? भूमि पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। 60% क्षेत्र या भूमि पर क्या की जाती है? कृषि क्या की जाती है। अब बिहार की 80% आबादी, कितने परसेंट आबादी? 80% आबादी किस पे निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। बिहार की 80% आबादी किस पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। इसके बाद और बात किया जाएगा बिहार की आबादी के बारे में, तो बिहार की ग्रामीण आबादी, यानी जो ग्रामीण गांव में निवास करने वाले की 89.9% आबादी कहाँ निवास करती है? गांव में। जबकि मुश्किल से शहरी क्षेत्र में कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है? 10.1%। 10.1% आबादी कहाँ निवास करती है? शहर में। अब बताइए हम लोग का बिहार कैसा एक राज्य है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि की बात किया जाएगा तो कृषि में बताइए, कृषि में बात किया जाएगा तो कृषि में बताइए, कृषि में बिहार का प्रमुख फसल कौन सा है? धान है। बिहार का प्रमुख फसल कौन सा है? धान है। अगर बात किया जाएगा बिहार में धान का कटोरा, बिहार में धान का कटोरा किस जिला को कहा जाता है? रोहतास को। रोहतास को क्या बोलेंगे? धान का कटोरा, धान का कटोरा। और उसी प्रकार हम जब कृषि में पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि भारत का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। अगर भारत में पूछे कि बताइए धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। जबकि बिहार में धान का कटोरा किस जिला को कहा जाता है? रोहतास जिला का। रोहतास जिला को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। अब ये मत बोलिएगा सर बिहार के चौहद्दी लिखवाइए, बिहार के पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई लिखवाइए, उसमें प्रखंड लिखवाइए, अनुमंडल लिखवाइए। ये सब 7-8 क्लास में आप लोग को पढ़ना था। जो बिहार में स्टैंडर्ड है वही हम लोग पढ़ा रहे हैं। बोलते हैं बिहार में 60% क्षेत्र पर क्या की जाती है? भूमि की जाती है। 80% आबादी किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। ग्रामीण बताइए बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? 89.9% आबादी किस पर निवास करती है? ग्रामीण में। शहरी क्षेत्र में 10.1%। कृषि बताइए बिहार एक कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार का प्रमुख फसल कौन सा है? धान है। बिहार में धान का कटोरा किस जिला को कहा जाता है? रोहतास जिला को। तो पहले फिर एक बार इतना पहले सुनिए। तो बताइए बिहार में हम लोग क्या पढ़े? कृषि। तो कृषि से पढ़े बताइए कृषि में कितना बोलेंगे कि 60% क्षेत्र पर या भूमि पर क्या की जाती है? कृषि कार्य की जाती है। बिहार की 80% आबादी किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत आबादी रहती है? 89.9%, यानी 89.9% आबादी किस में रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में कितना प्रतिशत रहता है? 10.1% क्षेत्र आबादी शहरी क्षेत्र में। कृषि बताइए बिहार का प्रमुख फसल कौन सा है? धान। बिहार का
धान का कटोरा किस जिला को कहा जाता है? रोहतास को। रोहतास को क्या बोलेंगे? धान का कटोरा। हाँ, भात का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। और जिला बोलेगा बिहार में तो धान का कटोरा किस जिला को? रोहतास को। अब यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे, यहाँ पे फसल पढ़ेंगे, फसल के बाद प्रथम जिला पढ़ लेंगे कि प्रथम जिला में कौन सा है। इसे हम लोग चलिए बात धान का ही किया जाए। अगर धान सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा जिला में होता है? देखिए, एक धान का कटोरा होना, एक सबसे ज़्यादा उत्पादन, दोनों अलग बात है। अलग बात है कि धान का कटोरा का मतलब कि उसके चारों तरफ क्या है? नदी का जाल बिछा हुआ है। वहाँ पे आप लोग कटोरा का मतलब देखिए, कटोरा, अब चारों तरफ से जल, अब बीच में क्या है? जमीन है। तो वैसे रोहतास जो जिला है वो चारों पार्टी से नदी से घिरा हुआ है। अब बीच में वो क्या है? रोहतास जिला है। तो जिसके कारण वहाँ पे सिंचाई की सुविधा बहुत अधिक रहती है। उसी में जो क्या बोले हम, छत्तीसगढ़ भी चारों तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है, बीच में एक कटोरे टाइप का है। तो वहाँ पे भी जो सिंचाई की सुविधा अधिक है, इसीलिए उसको हम धान का कटोरा बोलते हैं। तो बताइए, धान सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आप लोगों को पता है पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे होगा? पश्चिमी चंपारण। गेहूं का बात किया जाएगा, कहाँ बात किया जाएगा? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो रोहतास जिला। कौन सा जिला? रोहतास जिला। गेहूं के बाद बात किया जाएगा हम लोग का धान, गेहूं के बाद किसका बात किया जाएगा? दलहन। दलहन में बात किया जाएगा पटना जिला। दलहन में बात किया जाएगा पटना जिला। तिलहन में भी बात किया जाएगा तो पटना जिला। तिलहन के बाद बात किया जाए, दलहन हो गया, तिलहन हो गया। फिर इसके बाद जूट का कहाँ पे होगा? तो आप लोग पढ़े पूर्णिया। पिछला क्लास में हम आप लोगों को बता दिए पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा होगा। अगर और हमें याद आता है तो हम और लिखवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप लोग डैश मार के लिखिए बिहार। हेडिंग बनाए बिहार। देखिए, बिहार के 60% क्षेत्र पर, यानी 60% क्षेत्र पर, बिहार के 60% क्षेत्र या भूमि पर कृषि कार्य किए जाते हैं। बिहार के 60% क्षेत्र या भूमि पर क्या किए जाते हैं? कृषि कार्य किए जाते हैं। क्या लिखें? बिहार के 60% क्षेत्र पर या भूमि पर कृषि किए जाते हैं। 60% क्षेत्र या भूमि पर क्या किए जाते हैं? कृषि किए जाते हैं। अगला डैश मार्क लिखिए, बिहार के 80% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई रहती है। बिहार के 80% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई रहती है। बिहार के 80% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई रहती है। अगला डैश मार्क लिखिए, देखिए, कुल जनसंख्या का 89.9% आबादी, कुल जनसंख्या का 89.9% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में तथा 10.1% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करता है। 10.1% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करता है।
अगला नंबर लिखिए। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान राज्य है। 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 अगला नंबर डैश मार्क लिखिए। देखिए, बिहार का प्रमुख फसल धान है। बिहार का प्रमुख फसल धान है। बिहार का प्रमुख फसल धान है। फिर लिखिए, धान का कटोरा रोहतास जिला को कहा जाता है। धान का कटोरा बिहार में, सॉरी लिखिए, धान का कटोरा बिहार में रोहतास जिला को कहा जाता है। 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 अब भारत के बात किया जाए तो किसका है? छत्तीसगढ़। भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। तो पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं। चलिए, हमें विश्वास होगा आप लोग ने लिख लिए होंगे। देखिए, हम एक तरफ लिखिएगा फसल, एक तरफ प्रथम जिला। बताइए, धान में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा करता है? पश्चिमी चंपारण। गेहूं में रोहतास जिला। दलहन में पटना। तिलहन में पटना। जूट में पूर्णिया। इतना आप लोग लिखिए। चलिए, आप लोगों को हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे भी उद्योग, आप उद्योग सुन के अभी हंसिएगा कि बताइए बिहार में ऐसा ऐसा उद्योग लगा हुआ है। सोना चांदी तांबा ऐसा का उद्योग नहीं लगेगा। अब जो बिहार है अपने ही स्टेटस पे क्या लगाएगा? उद्योग लगाएगा। जैसे कांच का उद्योग, सिगरेट का उद्योग, कालीन का उद्योग, फिर हो गया खाद का उद्योग, रेल पहिया कारखाना। अच्छी बात है, रेल पहिया कारखाना यहाँ पे लगा था। फिर रेलवे वर्कशॉप, फिर अशोक पेपर मिल। ये सब क्या है? बिहार का कुछ कुछ उद्योग है। वो कहाँ पे है? बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद बताइए, देखिए हम लोग जिस जिले में रहते हैं उस जिले का क्या है? पटना। तो पटना के बारे में बात किया जाएगा तो बताइए, सबसे ज़्यादा बिहार की जनसंख्या कहाँ पे है? पटना जिला में। और साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? पटना जिला में। साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? पटना जिला में। पटना में और क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान ये भी कहाँ है? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान ये भी कहाँ है? पटना में है। फिर पूछेगा गोलघर कहाँ है? हो देखिए, बिहार बोर्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भरोसा। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना जिला में। बताइए, बिहार में से जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पटना में।
साक्षरता दर भी कहाँ है सबसे ज़्यादा का? पटना का। अगर प्रति व्यक्ति आयु पूछे बिहार का सबसे ज़्यादा कहाँ का है, वो भी पटना जिला का है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सासाराम शहर है, सासाराम शहर, सासाराम शहर। सासाराम शहर की स्थापना किसने किया था? तो आप लोगों को पता है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। जो इसे ये कब हुआ था आप लोगों को पता है? हुमायूं, क्या? हुमायूं के शासनकाल में ही ये सब घटना, अकबर, हुमायूं, इसका नाम सुनेगा, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो इसे के शासन शेरशाह सूरी ने सासाराम शहर को बसाया था। अब पूछेगा कि सासाराम शहर है प्राचीन, प्राचीन में पुराना शहर है, मध्यकालीन माने बीच वाला शहर है, या आधुनिक शहर है? तो जो सासाराम है वो मध्यकालीन है। जितना भी अगर मुस्लिम शासक के बारे में पढ़िएगा तो वो सब मध्यकालीन भाग पढ़ना है। तो पूछेगा सासाराम शहर है मध्यकालीन शहर है। कैसा शहर है? सासाराम मध्यकालीन शहर है। फिर इसके बाद देखिए उद्योग। उद्योग में बिहार में हम बोले जैसा नाम वैसा ही यहाँ पे क्या है? काम है। तो देखिए उद्योग भी यहाँ पे बहुत अच्छे खुले हैं, इतने अच्छे खुले हैं कि बहुत जान के आपको अच्छा लगेगा। उद्योग में हम लोग तो कुछ ठीक है। उद्योग स्थान, उद्योग का क्या बोलेंगे? स्थान। देखिए उद्योग सबसे पहला कांच उद्योग, सबसे पहला कौन सा उद्योग? कांच उद्योग। ये कहाँ पे खुला है आप लोगों को पता है? हाजीपुर में। कहाँ खुला है? गंगा उपार, गंगा उपार पटना जिला है, गंगा उपार चले ना तो ये कौन जिला मिल जाए आप लोग को? हाजीपुर मिल जाएगा। फिर कांच के बाद है आप लोगों को बताइए सिगरेट। जो सिगरेट हम लोग पीते हैं, जो सिगरेट जो व्यक्ति पीता है, पीना तो वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन जानते हो ना लिखा रहता है। आप लोग को जो चीज़ अच्छा रहेगा वो चीज़ आप लोग नहीं कीजिएगा, और जो चीज़ आप लोग को खराब रहेगा और लिखा हुआ भी रहेगा फिर वो चीज़ आप लोग कीजिएगा। तो सिगरेट, तो सिगरेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो आप लोगों को पता है मुंगेर। फिर उसके बाद कालीन, जो कालीन हम लोग बिछाते हैं ना, कालीन जो पक्का पे बिछाया जाता है कालीन, वो कहाँ पे मिलेगा आप लोग को? दाऊद नगर। कालीन के बाद खाद, खाद आप लोगों को कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा? बरौनी। खाद कहाँ मिलेगा? बरौनी। फिर उसके बाद खाद के बाद अगर हम लोग बात करेंगे रेलवे पहिया कारखाना, खाली वहाँ पहिया बनता है रेलवे का, तो रेलवे पहिया कारखाना ये कहाँ पे था? तो ये है छपरा। फिर रेलवे वर्कशॉप, एक चीज हम बताएंगे रेलवे वर्कशॉप क्या होता है, और रेलवे पहिया कारखाना। रेलवे वर्कशॉप ये कहाँ पर जाएगा? जमालपुर। फिर जाके अशोक पेपर मिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहता है। अशोक पेपर मिल ये कहाँ पे है? समस्तीपुर। देखिए पहले आप लोग इतना पहले समझ लीजिए क्या क्या है। कांच उद्योग कहाँ पे है? हाजीपुर। सिगरेट उद्योग कहाँ पे? मुंगेर। कालीन उद्योग कहाँ है? दाऊद नगर। खाद उद्योग कहाँ है? बरौनी। रेलवे पहिया जहाँ पे सिर्फ पहिए बनते रहता है वो कहाँ है? छपरा में। रेलवे वर्कशॉप, वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं उसी प्रकार से रेलवे का भी जितना वर्कशॉप नट उट ढीला उला हो गया या पंखा उंखा या कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो उसका रेलवे वर्कशॉप बिहार में कहाँ है? जमालपुर। सब ट्रेन वहीं पे जाएगा, लग जाएगा और वहाँ पे अपना काम होते रहेगा। और अशोक पेपर मिल ये कहाँ पे है? समस्तीपुर। तो अशोक पेपर मिल अवश्य एग्जाम में पूछता है। तो पहले आप लोग समझिए इतना, एक बार फिर समझिए। बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, संजय गांधी जयंती या गोलघर, सब कहाँ है? पटना जिला में। फिर बताइए सासाराम शहर की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने, या बसाया था। फिर बताइए सासाराम शहर है मध्यकालीन है कि आधुनिक है? तो मध्यकालीन शहर है। फिर इसके बाद बताइए उद्योग स्थान कहाँ? कांच में हाजीपुर, सिगरेट में मुंगेर, कालीन में दाऊद नगर, खाद में बरौनी, रेलवे पहिया कारखाना छपरा, रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, अशोक पेपर मिल समस्तीपुर। तो चलिए आप लोग पहले लिखिए डैश मार के, डैश मार के लिखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, कॉमा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय,
सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार का पटना जिला, सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार का पटना जिला है, पटना जिला है। अगला डेस्क मार्क लिखिए। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान तथा गोलघर, संजय गांधी जैविक उद्यान तथा गोलघर पटना जिला में है, संजय गांधी जैविक उद्यान तथा गोलघर पटना जिला में है। अगला डेस्क मार्क लिखिए। अब बताइए पटना या पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये आप लोगों को पता होगा किसने किया था, अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। तो लिख भी सकते हैं, लिखिए पटना नहीं पाटलिपुत्र लिखिए। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु ने, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु ने सैनिक छावनी के रूप में किया था, अजातशत्रु ने सैनिक छावनी के रूप में किया था, सैनिक छावनी के रूप में किया था। अगला डेस्क मार्क लिखिए। सासाराम शहर को शेरशाह सूरी ने बसाया था। सासाराम शहर की स्थापना या सासाराम शहर को शेरशाह सूरी ने बसाया था, शेरशाह सूरी ने बसाया था। और शेरशाह सूरी का और नाम सुनेंगे जीटी रोड, इसे सुनेंगे GT1, GT2, GT2 ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। लेकिन बनवाया था किसने? अशोक ने। तो सासाराम शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। अगला डेस्क मार्क लिखिए। सासाराम शहर मध्यकालीन शहर है, सासाराम शहर मध्यकालीन शहर है, सासाराम शहर मध्यकालीन शहर है। चलिए अगला उद्योग स्थान, उद्योग स्थान कांच, कांच कहाँ पे है? हाजीपुर। कांच कहाँ पे मिलेगा? हाजीपुर। सिकरेट कहाँ पे मिलेगा? मुंगेर। सिकरेट कहाँ है? मुंगेर। कालीन, कालीन कहाँ है? दाऊदनगर। कालीन कहाँ है? दाऊदनगर। खाद कहाँ मिलेगा? बरौनी। रेलवे पहिया कारखाना कहाँ है? छपरा। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर। अशोक पेपर मिल समस्तीपुर। तो लिखिए, लिखिए 1 मिनट का हम समय देते हैं। इसके बाद आज इतना ही क्लास हम करेंगे। आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोग ने लिख लिए होंगे। अगर नहीं भी लिख रहे हो स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। ये तो आप ही का मोबाइल में रहने वाला है, ये नहीं कि हम बोल के निकल जाएंगे। ये आप ही का मोबाइल में रहने वाला है, आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप, हमें आज उम्मीद है कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है। इसके बाद 2 क्लास और लगेगा तो हम लोग ज्योग्राफी हमारी तरफ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक दिन एक क्लास रखेंगे, एक क्लास रखेंगे। ऑब्जेक्टिव जितना भी रहेगा आप लोग को, क्या जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग के मोबाइल पर या व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा आप लोग के मोबाइल पर व्हाट्सएप करिए। NCERT का जितना भी क्वेश्चन आंसर या रहेगा उस सब आपको व्हाट्सएप पर कर दिया जाएगा। यदि उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क तो मत कीजिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना से बचें।